नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जहां पर किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे किस्त जारी। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर 9.32 करोड़ किसानों के खातों में भेजेंगे 18.640 करोड़ रुपए और इसके साथ ही 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसानों को भी मिलेगा लाभ। तो बड़ी जानकारी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि को 22वीं किस्त जारी करेंगे और इस बार 9.32 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18.640 करोड़ की राशि सीधे भेजी जाएगी। तो सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि इस किस्त के माध्यम से 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसानों को भी लाभ मिलेगा। योजना का उद्देश्य किसानों को सकारात्मक आर्थिक सहयोग और आत्मनिर्भर प्रदान करना है। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर आज किस्त जारी होगी। इसके साथ ही बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किस्त जारी करेंगे। 9.32 करोड़ किसानों को खातों में भेजेंगे 18.640 करोड़ रुपए और 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसानों को भी मिलेगा लाभ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करेंगे और इस बार 9.32 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18.640 करोड़ की राशि सीधे भेजी जाएगी। सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि इस किस्त के माध्यम से 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसानों को भी लाभ मिलेगा। योजना का उद्देश्य किसानों को आगे बढ़ाना, सकारात्मक आर्थिक सहयोग और आत्मनिर्भर प्रदान करना है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, राजनाथ सिंह का दौरा है, गोल्फ सिटी की शाखा का करेंगे उद्घाटन, ग्रीन कॉरिडोर का भी करेंगे उद्घाटन और इसके साथ ही समता मुलक चौराहे पर होगा कार्यक्रम का आयोजन, ग्रीन कॉरिडोर के कर्मचारियों को करेंगे सम्मानित। तो बड़ी जानकारी, जहां पर समता मुलक चौराहे से डालीगंज पुल तक लेंगे जायजा और हसनगंज के झूलेलाल वाटिका में जनसभा को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ दौरे पर हैं। उनके दौरे के दौरान ही कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। गोल्फ सिटी की नई शाखा का उद्घाटन करेंगे और शहर में तैयार किए गए ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन भी करेंगे और वहां के कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। समता मुलक चौराहे पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, डालीगंज पुल तक यह जायजा लेंगे और हसनगंज के झूलेलाल वाटिका में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि रक्षा मंत्री का दौरा रहेगा, क्या खास दौरा इस बार रहने वाला है? लखनऊ दौरा है रक्षा मंत्री का और रक्षा मंत्री एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को, खासकर लखनऊ वासियों को देने वाले हैं। लखनऊ में जो ग्रीन कॉरिडोर है, लगभग 15 किलोमीटर का जो ग्रीन कॉरिडोर है, उसको लगभग 21 करोड़ रुपए की धनराशि से बनाया गया है, जिसमें जो अगर बात की जाए ग्रीन कॉरिडोर में जो अगर सुविधाओं की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से लखनऊ का जो यातायात व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ बनाने की पहल रक्षा मंत्री की ओर से की गई है और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जिसमें साफ तौर पर रक्षा मंत्री देर रात लगभग 8 बजे के समय में लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद फिर वो एक अपने निजी कार्यक्रम में जाएंगे। फिर उसके बाद लगभग 3:30 बजे का जो कल समय है वो निर्धारित किया गया है ग्रीन कॉरिडोर की ओपनिंग के लिए और ग्रीन कॉरिडोर को बनाने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। तो साफ तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश में, खासकर लखनऊ के लिए। एक ग्रीन कॉरिडोर का शुभारंभ रक्षा मंत्री के हाथों से किया जा रहा है। फिर उसके बाद जिस तरीके से बात की जाए समता मूलक पर इसका शुभारंभ रक्षा मंत्री करेंगे और फिर उसके बाद लगभग शाम को 5 बजे जो झूलेलाल वाटिका है वहां पर जनसभा को भी संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री दिखाई दे सकते हैं। वही जिस तरीके से अगर बात की जाए सुशांत गोल्ड सिटी में जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की एक शाखा है उसका भी शुभारंभ करते हुए रक्षा मंत्री दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं जो एक विधायक हैं लखनऊ में
उनके वो निजी आवास जाएंगे और वहाँ पे जो क्षेत्रीय नेता हैं, क्षेत्रीय जो जनता है, उनकी जो समस्याएं हैं उनसे उनसे भी उनकी समस्याओं को भी सुनते नजर आ सकते हैं और कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात करते नजर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा मौका है लखनऊ वासियों के लिए कि जिस तरीके से एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो कहीं ना कहीं पूर्ण हो रही है। बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है और खासकर राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, उन्हीं के ड्रीम प्रोजेक्ट है ग्रीन कॉरिडोर। उसका शुभारंभ कल 3:30 बजे लगभग ग्रीन कॉरिडोर का शुभारंभ होता हुआ नजर आ सकता है। सुमन, बिल्कुल अमन, देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी रहेगी, तो किस तरीके का उनका इसमें रोल रहेगा? हाँ देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए ये केंद्र सरकार की योजना है और लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार ने इसको बनवाने में एक अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वो प्रदेश सरकार को लगातार मिलता हुआ भी नजर आया। क्योंकि जिस तरीके से डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं विशेषकर एक बड़ा योगदान लगातार केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश सरकार को यूपी की सरकार को मिलता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी पहल है और केंद्र सरकार की योजनाओं की अगर बात जिस तरीके से की जाए तो केंद्र सरकार की योजनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का कद लगातार पूरे भारत में बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। समझ, बिल्कुल अमन, देखा जाए तो फिर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी दौरा बहुत जल्द होने वाला है यूपी की तरफ, तो उसको लेकर भी सभी जो यूपी की तरफ दौरे देखने को मिल रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश में कितना फायदा होने वाला है? जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगभग 3 दिन का जो दौरा है 18, 19, 20 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या के दौरे पर रहेंगी, फिर उसके बाद मथुरा वृंदावन के दौरे पर रहेंगी। तो कहीं ना कहीं अध्यात्म के रूप में अगर देखा जाए, सामाजिक समरसता के रूप में देखा जाए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रूप में देखा जाए, तो लगातार उत्तर प्रदेश का कद पूरे भारत में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से लोकप्रियता की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में अध्यात्म की लोकप्रियता को देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े चाहे राजनेताओं की बात की जाए, चाहे वो देश से हो चाहे विदेश से हो, लगातार जो संस्कृति की उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और चाहे प्रदेश सरकार की बात की जाए, चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए, चाहे प्रदेश सरकार की योजनाओं की बात की जाए, चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं की बात की जाए, तो लगातार उत्तर प्रदेश में अध्यात्म का जो दौर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और संस्कृति के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश एक अलग ही जो उसकी भूमिका है वो निभाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम बड़े नेता हैं, तमाम जो बड़े सीनियर लोगों की बात अगर जिस तरीके से की जाए तो कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। तो देखना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट का जो एरा एक अलग ही रूप में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भारत में जो जिस तरीके की अध्यात्म की जो भूमिका है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए, चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र में हो चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र की बात हो, तो लगातार हर पहलू पर उत्तर प्रदेश लगातार नंबर 1 की भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। सुमन जी अमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज राज्यपाल प्रोफेसर आशीष कुमार घोष से भेंट की है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान ये दोनों नेताओं ने राज्य के विकास और प्रशासनिक मामलों पर संक्षिप्त चर्चा भी की है और मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है। राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और जनता के कल्याण के लिए मिलकर काम करने पर भी जोर दिया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में राज्य में गैस आपूर्ति की स्थिति, संभावित समस्याएं और आवश्यक कदमों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और किसी भी अफवाह या फिर गलत सूचना रोकने के लिए तुरंत ही कदम उठाए जाए। सरकारी सूत्रों की माने तो ये बैठक जनता को पर्याप्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने और आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर केंद्र सरकार के कई योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में योजनाओं के कार्यान्वयन, लाभार्थियों तक पहुंच और राज्य में योजना की प्रभावशीलता पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और ग्रामीण और शहरों में भी क्षेत्रों में संतुलित वितरण सुनिश्चित करने के लिए भी जोर दिया है। राज्य प्रशासन ने बताया है कि बैठक में अधिकारियों ने योजना की वित्तीय प्रबंधन और रिपोर्टिंग प्रणाली पर भी चर्चा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में एक्स पर लिखा कि कुछ लोग एलपीजी गैस को लेकर पैनिक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करके न केवल ये लोग खुद सार्वजनिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं बल्कि पूरे देश को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि आज युद्ध के कारण ही वैश्विक संकट उत्पन्न हुआ है और इस संकट से कोई देश अछूता नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आदरपूर्वक संबोधित किया और जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया। एलपीजी को लेकर हो रही है, कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। राहुल गांधी का लखनऊ दौरा आज और इसके साथ ही बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर काशीराम जयंती से पहले कांग्रेस कार्यक्रम और इसके साथ सामाजिक परिवर्तन दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। काशीराम कार्यक्रम से पहले करेंगे बड़ी रैली। सामाजिक परिवर्तन दिवस पर राहुल गांधी का भाषण। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी का दौरा और इसके साथ ही राहुल गांधी लखनऊ दौरे पर आज। तो राहुल गांधी का दौरा लखनऊ का, जहां पर काशीराम जयंती से पहले कांग्रेस कार्यक्रम और सामाजिक परिवर्तन दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। काशीराम कार्यक्रम से पहले करेंगे बड़ी रैली और सामाजिक परिवर्तन दिवस पर राहुल गांधी का भाषण। लखनऊ दौरे पर राहुल गांधी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन प्रधान, राहुल गांधी का लखनऊ दौरा है, कितना खास मायने रख रहा है? देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए सुमन, कि लगभग 3:30 बजे जो राहुल गांधी हैं वो लखनऊ के इंदिरा गांधी के जुपिटर हॉल में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर काशीराम जयंती है वो 15 मार्च को मनाई जाएगी और 15 मार्च को एक बड़ी जो जनसभा है वो बसपा सुप्रीमो मायावती करने वाली हैं। उससे 2 दिन पूर्व राहुल गांधी की भी एक जनसभा देखने को मिल रही है लखनऊ में, जिसमें साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि 2027 का जो समीकरण है उत्तर प्रदेश का, उसको साधने के लिए लगातार जो
जो 2027 का जो चुनाव है उससे पहले जो जातीय समीकरण है, जिस तरीके से बात की जाए उत्तर प्रदेश में जो जातीय समीकरण है वो एक अहम भूमिका निभाता है। जिस तरीके से बात की जाए उत्तर प्रदेश का जो 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले सामाजिक और राजनीतिक रणनीति से ये जो दौरा है वो बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं काशीराम एक दलितों के बड़े नेता थे और उसके बाद जिस तरीके से बसपा की बात की जाए तो बसपा का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में एससी एसटी और का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं आज भी उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ है। तो कहीं ना कहीं बसपा का जो वोट बैंक है उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए, उसको किस तरीके से कांग्रेस में कन्वर्ट किया जाए, तो उसके लिए एक बड़ी जो जनसभा है वो आज राहुल गांधी अपने इस लखनऊ दौरे के दौरान करने जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर इसमें जो देखा जा रहा है कि जो राजनीतिक जो संविधान से जुड़े मुद्दे हैं, जिस तरीके से रक्षा, सामाजिक न्याय, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, युवाओं और महिलाओं के जो अधिकारों को रोका जा रहा है, इस पर कहीं ना कहीं संवाद कर सकते हैं। और जो तमाम बुद्धिजीवी हैं उत्तर प्रदेश में, शेड्यूल कास्ट की बात की जाए चाहे पिछड़े वर्ग की बात की जाए, उन सभी से एक संवाद स्थापित करेंगे और कहीं ना कहीं संवाद स्थापित करने के दौरान 2027 का जो अपना एजेंडा है वो कहीं ना कहीं दर्शाते हुए भी नजर आ सकते हैं। सुमन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। हरियाणा के इस्लाम लखा में ही आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा शुरू कर दी गई है और इसमें संघ के बताया जा रहा है कि मोहन भागवत और इसके साथ सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबे भी शामिल है। बैठक में संगठन के पिछले कार्यों की समीक्षा, संघ विस्तार, शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम और संत रविदास की 650वीं जयंती पर सामाजिक समरसता कार्यक्रमों पर चर्चा हो रही है। बता दें आपको कि इसमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के लगभग 1437 प्रतिनिधि भी भाग लेंगे और इसमें यह भी बताया गया है बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम तय करना और देश के सामाजिक संस्कृति मुद्दों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचे और गैस संकट को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने गैस की लाइन में खड़े लोगों से अपील करते हुए कहा कि क्रूड ऑयल का जहाज मुंबई पहुंच चुका है, इसलिए जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। केशव मौर्य ने कहा कि भारत की सफल विदेश नीति के चलते अमेरिका, इजराइल या फिर ईरान की तरफ से ही कोई बाधा नहीं आएगी और देश आगे बढ़ता रहेगा। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा, वैश्विक संकट के समय राजनीति पर शर्म आनी चाहिए। उनका आरोप है कि राहुल और अखिलेश जनता को भड़काकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन इसमें वे सफल नहीं होंगे। देखिए, सरकार जो दावा कर रही है उसमें सच्चाई भी है कि गैस की कोई समस्या नहीं है। लाइनें जो लग रही हैं उन सब से मैं अपील करूंगा। भारत आज विश्व में एक उभरती हुई महाशक्ति है। आज ही आपने भी अपने अपने चैनलों के माध्यम से दिखाया है कि जिस क्षेत्र से होकर के दुनिया के जहाज जो तेल लेकर के, क्रूड ऑयल लेकर के निकल रहे हैं, वहाँ अभी भी अधिकतम देशों के जहाज खड़े हैं, लेकिन भारत का जहाज मुंबई पहुंच चुका है। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सफल विदेश नीति है उसकी ये उपलब्धि है और हमें पूरा भरोसा है कि भारत के रास्ते में कोई बाधा ना अमेरिका की ओर से आएगी, ना इजराइल की ओर से आएगी, ना ईरान की ओर से आएगी और भारत को ना क्रूड ऑयल के कारण से कोई समस्या होगी, ना कोई गैस की समस्या होगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी सूप बोले तो बोले, चलनिया बोले, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं, शिव भक्तों को जिन्होंने लाठियां बरसाई है, जिन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति के कारण मेरे उत्तर प्रदेश को बदनाम करने का काम, बर्बाद करने का काम, दंगा प्रदेश बनाने का काम किया है, वह श्री अखिलेश यादव ऐसी भाषा ना बोले जो जनता उनकी बातों पर हंसे। श्री अखिलेश यादव जी के मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है
और भारतीय जनता पार्टी ही सही मायने में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के आगे एक व्यक्ति बोलो। वो तो कह रहा बीपीडी हो गया। हाँ? बीपीडी हो गया, ब्राह्मणों को भी जोड़ा जाएगा। श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर मुझे इसीलिए हंसी आती है कि ये जो रोजाना अपना पहले पीडीए फिर बीपीडीए फिर क्या क्या वो रोज नाम बदलते हैं, लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है ये पीडीए जो है पावर ऑफ डिम्पल अखिलेश, मतलब ये पीडीए है जो सारा पावर डिम्पल जी के पास है, सारा पावर अखिलेश जी के पास है। जब यह मुख्यमंत्री थे 2012 से 2017 तक, ना इन्हें पीडीए की याद आई, ना इन्हें ब्राह्मणों की याद आई, ना क्षत्रियों की याद आई, ना वैश्यों की याद आई, ना गरीबों की याद आई, ना पिछड़ों की याद आई, ना दलितों की याद आई, ना आदिवासियों की याद आई। अब सत्ता से बेदखल है तो उनको सब कुछ याद आ रहे हैं, लेकिन उनके मुंह में जो है, जो जिस प्रकार से वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता सब समझ रही है कि वो सोच रहे हैं कि बरगला करके किसी तरह से वोट ले करके सत्ता हासिल कर ले। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि समाजवादी पार्टी 2017 में जो उसकी 47 विधायकों की हैसियत थी उससे भी नीचे जाएगी। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं भारत सरकार गलत फैसले से लोगों को लकड़ी पे खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं, श्री अखिलेश यादव जी जैसे, श्री राहुल गांधी जैसे लोग जो इस समय जब वैश्विक संकट का समय है, इतनी घटिया राजनीति करना शर्म आनी चाहिए। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विदेश नीति के कारण से आज हमारा क्रूड ऑयल से भरा हुआ जो जहाज है वो मुंबई पहुंच गया, ऐसे समय में देश को भड़काना, देश का माहौल खराब करना यह शोभा नहीं देता है। ये राष्ट्रभक्ति की राजनीति नहीं है, यह देश में अराजकता पैदा करने का प्रयास है, लेकिन उनका यह प्रयास सफल नहीं होगा। दिल्ली लाल किला के पास में ब्लास्ट का मामला, जहां पर आरोपियों की आज पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी, और इसके साथ ही आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज पेशी होगी। मामले में शामिल 7 आरोपियों की होगी पेशी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास में हुए ब्लास्ट मामले में 7 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, और पेशी के बाद ही कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई और सुनवाई की जाएगी। आरोपियों की न्यायिक हिरासत समाप्त हो चुकी है और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में सख्ती से ही निगरानी कर रही है, और पेशी को मामले की जांच और आगे की कार्रवाई के लिए अहम कदम माना जा रहा है। बांदा जिले में कई स्थानों पर इनकम टैक्स विभाग के छापे लगातार 48 घंटे से अधिक समय तक जारी हैं, और छापों में प्रमुख शामिल है खनन कारोबारी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी नेता दिलीप सिंह और कारोबारी अज्ञात गुप्ता के अपने प्रति और इसके साथ कारोबारी शिव शरण सिंह के ठिकाने अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी चल रही है और अधिक जानकारी का भी इंतजार किया जा रहा है। वहीं जानकारी जो मिली है उसके हिसाब से विभाग पर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की संभावना की जांच कर रहा है। स्थानीय लोग और व्यापारी समुदाय इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और सरकारी निर्देशों का भी पालन कर रहे हैं। पूर्वी जिले की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने एक अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर दिया है। कार्रवाई के दौरान 21 किलो 730 ग्राम गांजा और 46 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है, जिसकी अवैध बाजार में अनुमानित कीमत भी लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। दिल्ली के शेख सराय इलाके में मौजूद ओल्ड अथॉरिटी बिल्डिंग में आज अचानक से आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही कई अग्निशमन दल यहां पर पहुंची और इसके साथ आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।